कि कांग्रेस 150 से अधिक सीट लाकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काले धन का नंगा नाच खेला है वो पूरे प्रदेश में सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान हो या वीडी शर्मा हो, उनके चेहरे भ्रष्टाचार में इतने कलंकित हो चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बचा ले तो बहुत है। 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी इस देश से खत्म हो जाएगी। शाह और तानाशाह दोनों के जादू अब खत्म हो चुके हैं। जहां जाते हैं वहां सत्यानाश कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, 5 राज्यों में कांग्रेस जीत रही है। टप्पा में क्या विपत्ति आ गई जो शिवराज सिंह चौहान जी को भाजपा ने मझधार में छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो बिना दूल्हे की बारात निकाली। हमारा दूल्हा तो 2020 से ही तय था। मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं और 230 सीटों पर मतदान भी हो चुका है। अब मतगणना की उल्टी गिनती चालू हो गई है और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता है और दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, जिन्होंने 230 विधानसभा सीटों पर निगाह रखी और जानने की कोशिश की कि आखिर कांग्रेस की क्या स्थिति है। हम उनसे जानते हैं कि इतने लंबे समय में उन्होंने क्या पाया और क्या वाकई कांग्रेस की सरकार बन रही है। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका मधुभाषी में। और आप ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं, मैं बचपन से देख रहा हूँ, ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो हर वर्ग के नेता के साथ रहें और आपको बड़ी जिम्मेदारी भी संगठन ने दी है। इस बार भी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। आप भोपाल से थिंक टैंक चला रहे थे और वहाँ से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे। पूरे चुनाव के अंदर आपने क्या देखा, कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ी और क्या कांग्रेस सरकार बना पा रही है? आपके पहले प्रश्न के उत्तर को लेकर मैं हमारे शीर्ष नेताओं के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करूंगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने पिछले 18 सालों से भोपाल में महती जिम्मेदारी दे रखी है। और मैं पार्टी का भी कृतज्ञ हूँ कि एक छोटे कार्यकर्ता को बड़े जिम्मेदारी से उन्होंने नवाजा है। और मुझे इस बात का भी फ़ख्र है कि मैंने अपनी जिम्मेवारियों को ईमानदारी से पूरा भी किया है। जहाँ तक मौजूदा विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 तारीख को आ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस 150 से अधिक सीट लाकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बना रही है। आपको क्या लगता है, जो इतने दिग्गज भाजपा ने मैदान में उतारे थे, कांग्रेस की तरफ से भी कई दिग्गज थे जो बार बार जीतने वाले चुनाव जीतने वाले नेता थे, उसमें चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या अन्य जो भी लोग हों, उन्हें भी मौका दिया गया, तो ये दिग्गजों के आने से कितना फ़र्क पड़ा? देखिए, हमारे दिग्गज तो पूरे प्रदेश में घूमे, चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए खूब प्रचार अभियान में जुटे रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो सो कॉल्ड स्टार प्रचारक थे, वो अपनी साख और अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जुटे रहे। और इस चुनाव को मैंने जो नज़दीक से देखा है, तो जो सो कॉल्ड बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो अपनी आर्थिक ताकत के दम पर यदि जीते तो जीतेंगे। और यदि इतने बड़े नेता हैं, पार्टी उन्हें बहुत बड़ा दिग्गज मानती है, तो ऐसे नेताओं को पैसे के दम पर वोट खरीदने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या आपका आरोप है कि बीजेपी के नेताओं ने वोट खरीदे? भारतीय जनता पार्टी ने जो काले धन का नंगा नाच खेला है वो पूरे प्रदेश में सामने आया है। या तो सत्ता का दुरुपयोग कर अन्य वर्ग के लोगों को वोट ही नहीं डालने दिए गए, बूथों पर कब्जा किया बंदूकों के दम पर, कोई कुकर बांट रहा है, कोई 2 पहिया मोटरसाइकिल बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई शराब बांट रहा है, कोई बिछिया बांट रहा है, कोई पायजब बांट रहा है। यदि आप इतने बड़े नेता हैं तो आपको लोकतंत्र में वोट खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूँ, ये 5, 6, 7 जो दिग्गज थे, ये तो अपनी जगह चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पिछले कई चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती आई और शिवराज सिंह चौहान को चेहरा बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। लेकिन इस बार इतने सारे दिग्गज होने की वजह से शिवराज सिंह चौहान क्या विलुप्त से नजर आए चुनाव में? नहीं, आप ये बताइए मुझे, कहाँ आधिकारिक तौर पर शिवराज सिंह जी चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा है? भारतीय जनता पार्टी को यकीन हो गया था कि चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या वीडी शर्मा हो,
उनके चेहरे भ्रष्टाचार में इतने कलंकित हो चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बचा ले तो बहुत है। यही कारण रहा कि मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांगे गए। क्या मोदी जी को मुख्यमंत्री बनना है? मोदी जी को जब मध्य प्रदेश आना पड़ा, उनके 4 केंद्रीय मंत्री दिल्ली से 5 महीने पहले भेज दिए गए। अमित शाह जी जो षड्यंत्रों में माहिर हैं, जो चाणक्य कहे जाते हैं और हैं षड्यंत्रकार, उनको यहाँ बैठना पड़ा। तो उसके बाद बचता क्या है भारतीय जनता पार्टी में? 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी इस देश से खत्म हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी का एक फेस ऐसा है जो आज भी मतदाताओं को प्रभावित करता है? क्योंकि हमने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से चर्चा की थी तो लोग अभी भी नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, भाजपा के किसी अन्य नेता पर के नाम पर वोट डालना नहीं चाहते। सोशल मीडिया को आप देख रहे होंगे, बाँच रहे होंगे, वहाँ पनौती कैसा चल रहा है। शाह और तानाशाह दोनों के जादू अब खत्म हो चुके हैं। ये षड्यंत्रों पर राजनीति करते हैं और एक प्रधानमंत्री के रूप में जो भाषा नरेंद्र मोदी जी ने बोली है, वो भाषा इस देश में आज तक कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में उपयोग में नहीं लाई है। तो ये प्रधानमंत्री का स्तर है क्या? मेरे पिताजी को गाली बक रहे हैं, अब वो बताएं किसने बकी उनके पिताजी को गाली? अब जो दुनिया में नहीं उनको गाली कौन बकेगा? ये वोट मांगने का तरीका है क्या? मूर्खों का सरदार इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, राजीव गांधी जी के खिलाफ बोला, राहुल जी के खिलाफ बोला, सोनिया गांधी जी को विधवा तक कह के इन्होंने अपमान किया। तो ये प्रधानमंत्री की भाषा है क्या? तो क्या लगता है आपको चुनाव में भाषाओं का बहुत फर्क पड़ता है? जो जुमले होते हैं, जो कटाक्ष होते हैं, तो अभी राहुल गांधी जी ने भी तो उसी को रिपीट कर दिया, पनौती को। तो हमने कहा था कि टिट फॉर टेट, जैसा ये बोलेंगे वैसा जवाब देंगे। और पनौती नहीं है क्या? जहाँ जाते हैं वहाँ सत्यानाश कर रहे हैं। पनौती का अर्थ क्या होता है? अशुभ। मैच तक में जा रहे हैं तो वहाँ अशुभ हो रहा है। सुप्रिया श्रीनेश जी का एक ट्वीट आपने देखा होगा, उन्हें भाजपा के नेता ने विमान में बताया है कि राजस्थान में खिलाड़ियों को घुमाने की योजना थी, वहाँ जुलूस निकालने की योजना थी। तो जो लोग अपनी उपलब्धियों पर नहीं, पड़ोसियों की बारात पर अपने बेटे की शादी करते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जैसे आपने कहा पनौती शब्द अशुभ होता है, ऐसे तो प्रधानमंत्री सारे पांचों प्रदेशों में भ्रमण कर रहे हैं और वहां पर आग्रह कर रहे हैं जनता से कि वो भाजपा के पक्ष में मतदान करें। तो क्या ये वहां पर स्थिति क्या निर्मित होने वाली है? आप देख लीजिएगा, 5 राज्यों में कांग्रेस जीत रही है। हम राजस्थान जीतेंगे जहाँ आज वोटिंग है, मध्य प्रदेश जीत ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, यहाँ तक कि तेलंगाना और मिज़ोरम भी हम जीत रहे हैं। इन्हें वोटों की चिंता थी। हमारे 41 मजदूर कितने दिनों से टनल के नीचे दबे हुए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? उनके लिए लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेकना महत्वपूर्ण है। देश हित और गरीबों की जान नहीं है। यदि यही होता तो पिछली बार पठानकोट की मौतों पर चुनाव नहीं होते, हमारे सैनिकों की शहीदी पर चुनाव नहीं होते। और मुझे तो फिर आशंका है कि 2024 के पहले फिर कोई ऐसा ये लोग नाटक करेंगे वोटों के लिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कांग्रेस देश की जनता को ये समझाने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है कि जो जुमले भाजपा के बड़े नेता या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बोलते हैं वो सार्थक नहीं हो रहे हैं और ये सिर्फ जुमलेबाजी है? कांग्रेस अब तक ये समझाने में कामयाब नहीं हुई है। राहुल गांधी की पदयात्रा ने भी अब तक के इसकी मतदाताओं को कन्वर्ट नहीं कर पाई है। अब तो जो वायदे कर रहे थे वो खुद ही बोलते हैं कि ये वायदे नहीं थे, जुमले थे। भाई 15 लाख हर व्यक्ति के खातों में जाएंगे, गृह मंत्री जी ने कह दिया कि यह जुमला था। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, लाल किले की प्राचीर से कही हुई बात तो सौगंध कही जाती है, वो जुमला था। अब फिर मंदिर के नाम पर राजनीति करेंगे कि रामलला को हम लेकर आ रहे हैं, जो रामलला को ला रहा है उसे वोट दें। जो नीरव मोदी और विजय माल्या को नहीं ला पाए वो राम जी को लाएंगे क्या? उनकी हैसियत है राम जी को लाने की? हम वापस मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसे आपने मध्य प्रदेश का आकलन किया, आप कह रहे हैं 150 सीटें और माना यह जाता है कि प्रदेश के 4 बड़े शहर हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। इनमें क्या स्थिति रहने वाली है? क्योंकि सारी राजनीति यहीं से शुरू होती है और यहाँ जो परिणाम आते हैं वो तय करते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनने वाली है। इंदौर तो मैं ज़्यादा पिछले कई सालों से रह नहीं पाया हूँ, इंदौर से आप वाकिफ़ हैं। आप खुद इस बात का एहसास लगा चूके होंगे अपने मन में, क्योंकि आप एक
जर्नलिज्म के हस्ताक्षर हैं, आप सीधी तौर पर नहीं कह पाएंगे, मगर आपको एहसास है कि इंदौर में कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है। ग्वालियर चंबल में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, 6-7 सीटें लेकर आ जाएं वही बहुत है। विंध्य में कांग्रेस जीत रही है, महाकौशल में कांग्रेस जीत रही है, मालवा अंचल में हम लोग, मालवा निमाड़ में हम लोग जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत कहाँ से रही पहले ये बताएं ना। वो जो जीतेंगे वो भी काले धन के दुरुपयोग के बाद जीतेंगे, वो कोई श्रद्धा से नहीं जीतेंगे कि मतदाता उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त नहीं कर रहा है। मिश्रा जी, कुछ भाजपा के नेता कांग्रेस में आ गए थे, जैसे दीपक जोशी, भंवर सिंह शेखावत, इन जैसे लोगों के आने से क्या कांग्रेस में कोई उथल पुथल मची? क्योंकि भाजपा में हमने ये देखा है कि कांग्रेस के लोग जब भाजपा में गए तो उसका साइड इफेक्ट भाजपा में नज़र आने लग गए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता नेता नाराज़ हैं। कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं है? देखिएगा, जहाँ तक भंवर सिंह शेखावत जी का और दीपक जोशी जी का आपने नाम लिया है, भंवर सिंह शेखावत जी कॉलेज राजनीति में मुझसे भी सीनियर थे, और जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड राष्ट्रीय नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता कहे जाते हैं, वो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। तब भंवर सिंह शेखावत जी युवा मोर्चे के नेता थे। मौजूदा हालातों में वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में शामिल हैं, जिस पीढ़ी का वो नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने उस विचारधारा को क्यों छोड़ा, उसका भाजपा को कोई नेता जवाब देगा? कैलाश जोशी जी अटल बिहारी जी के बाद युग के एक बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में। उनका नाम देश में जैसे अटल जी के लिए लिया जाता है, कैलाश जोशी जी के लिए वैसा ही नाम लिया जाता है। मैं भी उन पर श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। हम लोग साथ में थे जेल में। तो आज उनके पुत्र को भारतीय जनता पार्टी, जो उनकी माँ समान थी, दीपक जोशी जी ने जिस दिन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, उस दिन कमलनाथ जी की मौजूदगी में जो भाषण दिया था वो बड़ा मार्मिक था। उन्होंने कहा था कि जब मैं पैदा हुआ तब जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, तो उस दीपक चुनाव चिन्ह को सम्मान देते हुए मेरे पूज्य स्वर्गीय पिताजी कैलाश जोशी जी ने मेरा नाम दीपक रखा था। तो जिन कैलाश जोशी जी ने अपने पूर्व चुनाव चिन्ह, जो संस्थापक थे जनसंघ के, भाजपा के, उन्होंने अपने बेटे का नाम चुनाव चिन्ह पर रखा, तो उस बेटे को भारतीय जनता पार्टी को छोड़नी पड़ी। वो दीपक को क्यों बुझाना पड़ा? इसका जवाब देंगे वी डी शर्मा, उसका जवाब देंगे नरेंद्र मोदी, उसका जवाब अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता देंगे। तो ये लोग वो थे जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को गढ़ा है, और अब जो आए हैं वो तो धन कमाने के लिए आए हैं। ये कोई नेता हैं क्या? ये भ्रष्ट हैं, डकैत हैं, राजनीतिक डकैत कहूँगा मैं इनको। मेरा अंतिम सवाल आपसे, कुल मिलाकर कांग्रेस, जैसे आप कह रहे हैं 150 सीटें, यदि किसी सूरत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है इनकरेंट, उस स्थिति में कौन जिम्मेदार होगा कि सरकार नहीं बनी? आप तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की करारी हार का जिम्मेदार कौन होगा? कांग्रेस के लिए क्यों किंतु परंतु तो है ही नहीं। हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। हमारे दूल्हे भी कमलनाथ जी सजे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बिना दूल्हे की बारात निकाली। हमारा दूल्हा तो 2020 से ही तय था कि हम उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, हमारी सरकार बनने के बाद वो मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा में क्या विपत्ति आ गई जो शिवराज सिंह चौहान जी को भाजपा ने मझधार में छोड़ दिया? वो तो खुद दुकानदार बनते घूम रहे थे, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे के मिश्रा जी, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश को देखते हैं अपनी निगाह से। उनका कहना है कि कांग्रेस 150 पार है, और ख़ासतौर पर पनौती शब्द को लेकर उन्होंने कहा कि पनौती का मतलब होता है अशुभ, यानी जहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहाँ पर अशुभ होने वाला है। सभी पाँचों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है के मिश्रा जी को। 3 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य 4 प्रदेशों में कांग्रेस कितनी मजबूती से उभर कर आती है और कितने प्रदेशों में सरकार बनाती है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।